इसके बाद मैं मनोज जी राणा जिसे उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी राणा जी यही है। प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी का स्वागत करें बुके देकर। इसके बाद मैं गीता भट्ट जी हैं यहाँ पे, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद गीता जी। रमा जी हमारे अपने कॉलेज की हैं, वो हम सबका जो अतिथि आए उनका स्वागत किया उन्होंने। चंद्रप्रकाश जी हैं जो हमारे इसी अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के निदेशक के तौर पे दायित्व है इनके पास, वो भी हमारे साथ हैं। संजय जी ये राष्ट्रीय संयोजक के रूप में इसमें कार्यरत हैं। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम जिस तरह का है उसमें मैं सबसे पहले चंद्रप्रकाश जी को निवेदन करूंगा। डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी का जो रहना है वो इलाहाबाद में रहते हैं और उनका प्रयागराज धन्यवाद सॉरी और उनका जो इन्होंने पीएचडी करी हुई है जो धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट में ही इन्होंने धर्म और संप्रदाय पे ही पीएचडी की हुई है। ये इन्होंने अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के निदेशक के तौर पे इनके पास दायित्व है। ये शुरू से इस पीठ के कार्य को आगे बढ़ाया है इन्होंने। और ये जो पीठ का कार्य है वो बिल्कुल ही एकेडमिक कार्य है, जो लिखने पढ़ने का, और जितने भी लोग इसमें लिखने पढ़ने का काम करते हैं और रिसर्च का काम करते हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। और भी मैं आप सबका भी आमंत्रण करूंगा, आप सबको भी, वो भी जो भी जुड़ना चाहें इस अनुसंधान पीठ के से वो जुड़े। चंद्रप्रकाश जी हमारे हैं जो आप इनसे जुड़ करके आगे का काम भी कर सकते हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो आए और एक तो पीठ के बारे में भी बताएं और इस कार्यक्रम के का प्रस्तावना वो यहाँ पे दें। धन्यवाद। अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के वक्ता द्वय आदरणीय प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी एवं प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, प्रोफेसर राकेश पांडे जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हम सभी के बीच में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी एवं हमारे प्रयाग से आए हुए अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी जो वहाँ अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, वे भी हम लोगों के बीच में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्माननीय आचार्यगण, बहनों एवं बंधुओं, एक लगता है पांडे जी ने अतिथियों का परिचय का क्रम जो है वो बीच में छोड़ दिया है, तो मैं ही परिचय करा देता हूं। हम लोगों के बीच में आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारत में पूरे विश्व में किसी भी परिचय के लिए वो मुहताज नहीं हैं, फिर भी औपचारिकतावश मैं उनका परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप सन 1962 में हार्वर्ड से आपने पीएचडी किया है, यहाँ हिंदू कॉलेज से आपका अध्ययन हुआ है, फिर 1962 से 68 तक आप हार्वर्ड में परमानेंट फैकल्टी के रूप में रहे। 1968 में आप पुनः भारत आ गए और आपने दिल्ली आईआईटी में अध्यापन शुरू किया। ये द विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपसे हार्वर्ड से भी आपका संबंध बना रहा। आपने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए, उसमें सबसे पहला कार्य जो भारत में आने के बाद आपने किया, सन 1971 के भारतीय जनसंघ की पटना अधिवेशन में आपने स्वदेशी एजेंडा प्रस्तुत करके संपूर्ण भारत के ही नहीं विश्व के अर्थशास्त्रियों को आर्थिक चिंतन के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया। उसके पश्चात आप 1974 में भारत के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद भारत में आपातकाल लगा। आपातकाल के दौरान आपका साहसिक प्रयास
संसद भवन में जाकर आपातकाल का विरोध करना और उसके बाद वहां से सुरक्षित निकलकर संपूर्ण विश्व में आपातकाल के विरोध में आपने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आप राम सेतु का विषय हो या राम जन्मभूमि का विषय हो या भारत में हो रहे अनवरत घोटालों के बीच एक ऐसे व्यक्ति का खड़ा होना जो यह सिद्ध करके दिखा दिया कि भारत में कोई व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वह भ्रष्टाचारी है तो वह कानून के निगाह में बच नहीं सकता, उसे जेल जाना होगा, उसे दंडित होना होगा। ऐसे अनेक कार्य आपके द्वारा किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं। अभी आपने जो धार्मिक स्थल के लिए 1991 में विधेयक आया था, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और आप राम सेतु के लिए राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए भी अनवरत प्रयासरत हैं। इसके अलावा अनेक मंदिरों का जो सरकारी अधिग्रहण था उससे मुक्त कराने का भी आपने कार्य किया है। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। आज के वक्ताओं में हमारे बीच में प्रोफेसर हरबंश दीक्षित जी, आप जाने माने स्तंभकार हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आदि समाचार पत्रों में आपके नियमित कॉलम प्रकाशित होते रहते हैं। आप 40 समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेखन का कार्य करते हैं। आप राजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय मुरादाबाद में लंबे समय तक प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। आप रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में लॉ के डीन रहे। वर्तमान में आप तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में डीन हैं। हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ आदि स्थानों पर अध्यापन करने के पश्चात वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में आप लॉ के डीन हैं और आप विधि के क्षेत्र में एक जाने माने नाम के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। आज हम सभी को आप तीनों लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अब मैं थोड़ी सी भूमिका, आज का यह कार्यक्रम एक विशेष उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। आज श्रद्धेय अशोक जी सिंघल का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनके व्यक्तित्व के आलोक से ही इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। श्रद्धेय अशोक जी के विषय में हमारे युवा साथी कम जानते होंगे, यद्यपि पुराने लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के पर्याय के रूप में पूरा विश्व उनको जानता है। वे सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी से मेटलर्जी में बीई करने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1982 में वे विश्व हिंदू परिषद में आए और 1984 में 1528 से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष को उन्होंने जन आंदोलन बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ा और उस आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्रता में जोड़ने का जो महनीय कार्य उनके द्वारा किया गया वो इतिहास के पन्नों पर अमिट हो गया। आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग यथाशीघ्र देखेंगे, लेकिन श्रद्धेय अशोक जी सिंघल का कहना था और मानना था कि इस आंदोलन का अभिप्राय केवल और केवल श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना नहीं है। मुझे याद आ रहा है, आज से 1.5 दशक पूर्व, 15 वर्ष 6 महीने हुए होंगे मुझे लग रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एनडीटीएफ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वह कार्यक्रम संभवतः 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित था। उसमें वे वक्ता के रूप में उनका व्याख्यान था और वे आए थे और यहाँ अध्यापकों के सामने उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे। आज उन्हीं प्रश्नों की एक बार पुनः मैं पुनरावृत्ति करा देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को महर्षि अरविंद ने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया था। उस संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें आज जो स्वराज प्राप्त हो रहा है यह अभी केवल राजनीतिक है। हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अभी इससे भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और वह संघर्ष किस रूप में होगा, कैसा होगा, उसका स्पष्ट स्वरूप हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह आंदोलन वह यथाशीघ्र प्रारंभ होगा। अशोक जी का मानना था कि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आंदोलन है। स्वराज के पूर्व भारत में
कांग्रेस के द्वारा या अन्य प्रकार से जो भी स्वराज के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसमें 3 प्रकार के लोग कार्य कर रहे थे। एक स्वराज के लिए, जिनका यह मानना था कि इस सरकार के द्वारा ही, ब्रिटिश शासन के द्वारा ही हमें वो सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, हम एक स्वराज को प्राप्त कर लें। और अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, वह भारत की स्वतंत्रता या स्वराज के लिए नहीं हुई थी। एओ ह्यूम के द्वारा उसकी स्थापना इस स्वराज के लिए, भारत की जनता और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डायलॉग स्थापित करने के लिए की गई थी। कांग्रेस को स्वराज की मांग करने में 45 वर्ष लगे। उसके पूर्व उनके जितनी भी मांगे थी वह स्वराज के लिए थी। स्वराज के आंदोलन में सभी लोग सम्मिलित थे। उसमें कुछ ऐसे भी चिंतक और मनीषी थे जो स्वतंत्रता के लिए भी विचार कर रहे थे। उसमें महात्मा गांधी भी थे, महामना मालवीय भी थे, अन्य लोग भी थे कि भाई हमारा स्वतंत्रता के बाद, स्वराज प्राप्त होने के बाद जो हमारे तंत्र का निर्माण होगा वह कैसा होगा। वो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वराज प्राप्त हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, जिस तंत्र के परिवर्तन के लिए स्व और तंत्र 2 शब्दों से मिलकर स्वतंत्रता बनता है, तो हमारा तंत्र वही का वही रह गया। इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि कोल्हू के बैल पर से अगर उसका बंधन हटा दिया जाए, जुआ हटा दिया जाए, फिर भी वह बैल कोल्हू के चारों तरफ ही घूमता रहे, तो वह उसका वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं है। आज हम कुछ उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम उनके ही द्वारा बनाए गए तंत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वराज तो है, राज्य हमारा है, लेकिन तंत्र उनका है। उस तंत्र के परिवर्तन के लिए एक लंबे प्रयास की आवश्यकता थी। शायद बीच के समय में वह क्रम टूट गया। आज सुयोग आया है, आज ऐसे अवसर आए हैं कि हमें अपने तंत्र के परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हम यह नहीं चाहते कि जहां से हमारा क्रम टूटा है, आक्रमणकारियों के आने के पूर्व जहां से हमने छोड़ा है, हम रिवर्स वहां जाएंगे। नहीं, जो पानी गंगोत्री से बह के काशी तक जा चुका है, हमें अब उसको आगे लेके जाना है और उसमें जो प्रदूषक तत्व आ गए हैं उन्हें हमें साफ करना है। हमें उसका परिष्कार करके भारत की रीत नीति, परंपरा, प्रकृति और चेतना के अनुकूल अपने तंत्र की स्थापना करनी है। और इसके लिए हमें झांक के देखना पड़ेगा कि क्या पीछे हमारे यहाँ कुछ था कि नहीं था। हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो या राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो या आज यह विधि का विषय है, हमें यह विचार करना पड़ेगा, हमारे अकादमिक जगत को विचार करना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ था या नहीं था। यदि वह था तो वह भारत की परंपरा, भारत की रीति नीति से, भारत के परिवेश में विकसित हुआ था। हम उससे आज के समय में उसकी चेतना के आधार पर, उस भावधारा के आधार पर आगे लेके कैसे जा सकते हैं। आज के यह कार्यक्रम का मूल ध्येय यही है कि हम न्यायपालिका के क्षेत्र में भारत की मानस के अनुसार, भारत की लोक चेतना के अनुसार, भारत की परंपरा के अनुसार हमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए, यह तो अभी शुरुआत है। यह बहुत बड़ा कार्य है। इसमें संपूर्ण देश के अकादमिक जगत को लगना पड़ेगा, विधि के क्षेत्र के। आज यह शुरुआत हो रही है। इसके लिए आपके सामने विद्वज्जन उपस्थित है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, आपने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास जो सुनने के लिए आए हैं उसमें रजनी अब्बी जी मैडम हैं, गीता भट्ट जी हैं, प्रिंसिपल आरएन दुबे जी हैं, नितिन अग्रवाल जी भी हैं, रघुवंश सिंघल जी भी हैं, काफ़ी पुराने हमारे साथ, अचला जी हैं हमारे सामने, और राजकुमार भाटिया जी जो हमारे बिल्कुल प्रेरणा स्रोत से रहे हैं और कईयों के यहाँ पे प्रेरणा स्रोत जैसे हैं, तो वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम की प्रस्तावना हो गई है। मुझे जो कार्य दिया हुआ था कि सबके बारे में बताना, वो भी काम मेरा पूरा हो चुका है, तो मेरे लिए आसान हो गया। अब मुझे सिर्फ आमंत्रण देना है लोगों को बोलने के लिए। विद्वान हमारे साथ हैं और ये जो बहस छिड़ी है भारतीयकरण की, हर एक चीज़ का भारतीयकरण, पहले इसको भगवाकरण कह करके काफ़ी ना
वो किसी भी चीज़ में जब भी हम इंडिया से हट करके भारत की बात करते थे तो उसको एक गलत सेंस में प्रसारित किया जाता था और वामपंथियों का ये चाल होती है, तो उसमें फंस जाते थे। लेकिन अब लगता है कि वो माहौल चेंज हुआ है। अब जब हम भारतीयकरण की बात करते हैं तो सब समाज जो है वो ये उनको लगता है कि नहीं, कुछ ठीक होने वाला है, कुछ पहले गलत सा था, जो गलत डायरेक्शन थी वो अब चेंज होने लगा है। इसीलिए हर एक फील्ड में भारतीयकरण की बात हो रही है। लेकिन ये जो एक क्षेत्र है न्यायपालिका का, ये ऐसा क्षेत्र है जिसको कहने का शुरू में शायद कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी है कि हम सब ये कह पा रहे हैं कि न्यायपालिका में भी भारतीयकरण होना चाहिए। और इसकी शुरुआत ऐसे विषय की शुरुआत जो है वो ऐसे ही मंच से हो सकती थी। मैं इस मंच से सबसे पहले प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी को आमंत्रण देता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। परम आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, परम पूज्य वरिष्ठ प्राध्यापकगण, गुरुजन, वरिष्ठ विद्वत समाज, भाइयों बहनों और विद्यार्थी, चंद्र प्रकाश जी ने तो जो भूमिका रखी वो लगभग भारत के हर पूरे तंत्र के भारतीयकरण की बात का उन्होंने एक तरह से भूमिका रखी। मैं अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहूँगा केवल न्यायपालिका और थोड़ा बहुत लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात करने की। शायद उत्तर तो बहुत नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न जरूर खड़े करना चाहूँगा और कुछ संकेत कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना ठीक रहेगा, इन विषयों पर थोड़े से अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मुझे इस बात का भान है कि सभी हम यहाँ स्वामी जी को सुनने के लिए बहुत आतुर होंगे, तो इसीलिए मैं अपना वक्तव्य बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मूल बात कह करके मैं सिस्टम की पैथोलॉजी के बारे में से बात शुरू करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो वेबसाइट है उस पर एक पेंडेंसी क्लॉक है, जिसको आप कभी देखें तो उसमें किस लेवल पर कितने केसेस कहाँ कहाँ पेंडिंग है उसकी जिक्र आता है। करीब 4 करोड़ केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में आज की डेट में पेंडेंसी है। लगभग 4 लाख के करीब मानते हैं हाई कोर्ट्स में है और लगभग 70,000 के करीब केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में पेंडिंग है। न्याय का जो इंतजार है वो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ही एक कमेटी 2008-9 में बनी थी, उसने बताया था कि क्रिमिनल केसेस में 3.5 से 4 साल और सिविल केसेस में 15-16 ईयर्स ऑन एन एवरेज हर केस को डिसाइड होने में लगता है। शायद वो समय कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, पर इससे केवल ये पता लगता है कि न्याय का जो इंतज़ार है वो कितना लंबा हो गया है। हम जानते हैं कि जब न्याय का इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है तो परिणाम संभवतः उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, परिणाम तो न्याय होता ही नहीं, ये कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन हैज बिकम स्काई हाई। आम आदमी के लिए लिटिगेशन की कॉस्ट जो है वो बेयर करना बहुत भारी काम हो गया है। मैं पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। पहले जेल्स में पर्टिकुलरली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या, जो जेल की कैपेसिटी से 50 से 60% और कहीं कहीं तो 100-120% तक ज्यादा है कुछ जेल्स में। पुलिस का जो एक मल्टीपल रोल हो गया है, फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट, पुलिसिंग से लेकर के इन्वेस्टिगेशन तक, उस कारण से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कितना सुस्त है इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।
जुडिशियल प्रोसेस की टेक्निकलिटीज के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं केवल इन प्रश्नों को उठा रहा हूं, केवल फ्लैग कर रहा हूं। इस सब से हमारी जो न्याय व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी है वो समाप्ति की ओर जा रही है। दिस इज द पॉइंट। और इस संदर्भ में एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि अ क्राइम अनपनिश्ड इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्रिमिनल्स। यदि किसी अपराध की सजा न मिले तो वो वहां पर अपराधों की जन्मभूमि बन जाता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं अपनी इस न्यायपालिका के माध्यम से, इसके बारे में इससे ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी साइड की पिक्चर भी है, वो भी थोड़ा सा मैं फ्लैग करने के बाद आगे बढ़ूंगा। ये सब क्यों हो रहा है? एक अजीब तरह की लव हिट रिलेशनशिप हम लोगों ने सिस्टम के साथ डेवलप कर ली है, उसकी बात करेंगे। आप देखें कि हम सामाजिक समरसता की बात बहुत समय से करते आ रहे हैं, सोशल कोहेजन, ये तो लगभग डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। सामाजिक समरसता की बात बहुत कम होती है आज की डेट में। एक समय पर ये मूवमेंट के रूप में भी चला था। फैमिली सिस्टम्स में कितने क्रैक्स आ गए हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कई बार के जब आने वाले समय में किसी ने जोक में ये कहा और सच सा लगता है कि कल को हस्बैंड और वाइफ भी साथ रहेंगे तो शायद वो भी जॉइंट फैमिली कही जाए। ऐसा कुछ व्यवस्थाएं हो गई है। और एक अजीब तरह की तो नहीं कहना चाहिए, राइट्स का के बारे में जो अवेयरनेस है बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव टाइप की जो राइट सिस्टम पर जो एक इंसिस्टेंस है वो एक जो है ना हमारे सिस्टम को थोड़ा सा, बिकॉज वो हमारी ड्यूटीज से हमारी नजर एक तरह से हटा देती है। हमारी जो ट्रेडिशनल बॉन्डिंग्स हुआ करती थी सिस्टम में बहुत कमजोर हो गई हैं। विलेज कम्युनिटीज में जब यदि आप जाकर के देखें तो वो जो कॉमरेडरी आज से 30-40 साल 50 साल पहले हुआ करती थी अब वो नहीं है। मैं देखता हूं, मैं अक्सर गांव की अपने गांव और भी आसपास देखता हूं, अब वो चौपालें जहां पर बुजुर्ग लोग चारपाई डाल करके पूरे गांव में आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे, वो चौपालें खत्म हो गई हैं। अब लोग दरवाजा बंद करके घरों के अंदर बैठते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। कोई जो जिसे हम पंचायत कहते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वो पंचायत उस सेंस में पंच 5 पीपल सिटिंग ऑन अ डिस्प्यूट सिचुएशन, वो ऐसी पंचायत नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हमने कुछ नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं 73rd 74th अमेंडमेंट में, लेकिन यदि उनका ओरिएंटेशन देखें तो स्ट्रक्चर्स हैं एज इफ नो पावर्स एज सच अवेलेबल टू देम, मोर और लेस। और जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडीज हैं लोकल लेवल पर, अनफॉर्चुनेटली वो हमारी प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कल्चर का रेप्लिका बन गई। जो एक टॉप लेवल पर पॉलिटिकल राइवलरी और जिस तरह की जो पॉलिटिकल करप्शन जो होता है, वो सब समस्याएं हमारी एलएसडी बॉडीज के साथ भी पूरी तरह से वैसी की वैसी बन गई। इन सब से क्या होता है, एक बहुत अमाउंट ऑफ लिटिगेशन इसमें निकलता है और रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं। आप देखिए कि जनरली ये माना जाता है कि लिटिगेशन से डरने की क्या आवश्यकता है। ये तो एक तरह का संकेत है कि हमारे लोग कानून के बारे में ज्यादा अवेयर हैं और ज्यादा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ लिटिगेशन है, इससे कितना नुकसान हो रहा है वो मैं पहले वाली बात में कर चुका हूं। इस बैकग्राउंड में बात आती है कि हम जो है इस सिस्टम को कैसे इसका ऐसा किया जाए कि ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक चलने लगे और एक आम आदमी अपने न्याय को समय से प्राप्त कर सके। ये कैसे किया जा सकता है? एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका मायने क्या है? क्या जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो तंत्र है, हम उसको बदलना चाहते हैं? मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं और मैं फिर अपनी बात आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्या जो हमारी वर्तमान में जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो संस्थागत ढांचा है, क्या हम उसको बदलने की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमारा जो बहुत ही स्लो मूविंग कोर्ट सिस्टम है, उसको कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव की बात कभी हुई है?
शायद नहीं हुई है बात, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को भी हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? ये सब प्रश्न है छोटे छोटे जो मैं फ्लैग कर देना चाहता हूं बिफोर आई मूव ऑन। इस बारे में एक छोटा सा मैं आर्टिकुलेशन, मेरा एक निवेदन ये है कि जब हम किसी लीगल या किसी भी न्याय व्यवस्था की और कानूनी व्यवस्था की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अजीब तरह का ना एक एमेलगम ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जिसमें बहुत सारे साइको सोशल प्रोसेसेस शामिल होते हैं। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी रूल सिस्टम वैक्यूम में जन्म नहीं लेता। उसके पीछे बहुत डीप, जिसे हम कहें ना, सोशियो कल्चरल रेजोनेंसेस होते हैं। वो एक पर्टिकुलर सिस्टम किसी एक कल्चरल बैकग्राउंड में और कल्चरल रेजोनेंसेस से जन्म लेता है, आगे बढ़ता है। जब हम जनरल रूल सिस्टम की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसकी मैंने चर्चा की थी अभी, ये हम जानते हैं कि ये वेस्टर्न सॉइल में इसका एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और ब्रिटिशर्स ने बहुत सोच समझ करके इंडियन सिस्टम को एक लैब की तरह से इस्तेमाल किया और इन सिस्टम्स को यहां पर इंप्लीमेंट किया। एक छोटी सी बात जो हम जनरली नोट नहीं करते, ये सिस्टम्स तो काफी अफ्रो एशियन सिस्टम्स में जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहां सब जगह इंट्रोड्यूस किए गए थे। कितने सिस्टम्स इन सबको वहन करके आगे बढ़ पाए? डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हम कहां तक सस्टेन कर पाए? सारे अफ्रो एशियन सिस्टम्स में। हमारी बगल में जो कल तक हमारा अपना हिस्सा था पाकिस्तान, वहां भी ये सिस्टम चल नहीं सका। इसका मायने क्या होता है? इसका मायने जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो ये होता है कि जो एक लीगल ट्रांसप्लांट या जो भी एक इम्प्लांटेड सिस्टम था हमारे यहाँ पर, जो वेस्टर्न सिस्टम से हमारे यहाँ पर लाया गया था, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन जिस सिस्टम में उसे इम्प्लांट किया गया, जिस सिस्टम का वैल्यू सिस्टम जो एक अलग तरह का था, रिसेप्टिविटी वाला सिस्टम जहां हर चीज एब्जॉर्ब होती थी, हर अच्छी चीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, सॉइल बहुत फर्टाइल थी, उस सिस्टम में इसे लागू किया गया। तो यदि ये सिस्टम हम आज तक सस्टेन कर पाए हैं तो ये हमें बहुत ध्यान से नोट कर लेना होगा कि ये इस कारण से नहीं कि उनके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में बहुत कुछ खास बातें थी, बल्कि इस कारण से कि जो रिसीविंग सॉइल थी, जो रिसीविंग सिस्टम था, उसमें बहुत फर्टिलिटी थी, उसमें बहुत रिसेप्टिविटी थी, उसका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, जो हर अच्छी बात को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता था। हमने उसे 100-200 साल तक एब्जॉर्ब किया, कुछ कमियां रही, उसको हम आगे चलाते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात और, जहां से संभवतः मेरी आर्गुमेंट शुरू होता है, कि कोई भी यहां जो लॉ के स्टूडेंट होंगे वो इस बात को थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी रूल सिस्टम, कैसा भी रूल सिस्टम हो, वो कभी अपनी मटेरियल फॉर्म में स्टैंड नहीं करता। उसके पीछे एक भावभूमि होती है, उसके पीछे एक वैल्यू सिस्टम होता है। जनरली इसे ऐसे कह सकते हैं, एक उदाहरण दे करके, कि जैसे रूल ऑफ लॉ एक कॉमन लॉ का एक सामान्य सिद्धांत है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं ऐसा टेक्स्ट में नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लेकिन कई सारे जजमेंट्स में, मैं एक दो जजमेंट्स का, जैसे बच्चन सिंह के केस में जस्टिस भगवती ने कहा कि रूल ऑफ लॉ लाइक अ गोल्डन थ्रेड रन्स थ्रू आउट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जस्टिस कृष्णायर अपनी इनिमिटेबल स्टाइल में उसको कहते थे, ब्रूडिंग omnipresence बिहाइंड एवरी सिंगल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसे कुछ लोग, जैसे कैल्सन का थियरी में हम उसे ग्रैंड नॉर्म के तौर पर जानते हैं, और जो कॉन्टेम्परेरी थियराइजेशन है वो इसे मेटा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देता है। हमने प्रयास किया इसको कैप्चर करने का अपनी भाषा में, तो हमें ध्यान होगा कि एक समय पर बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन आई, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, ऐसी बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं कि इस भावभूमि को, इस आत्मा को, इस वैल्यू सिस्टम को, जो इस मटेरियल फॉर्म ऑफ लॉ है, उसके पीछे क्या है, मेटा क्या है उसके पीछे,
उसको समझने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि जो वैल्यू सिस्टम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग जो बॉडी सिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने हजारों साल में डेवलप की है, जो हम बड़े बड़े झटकों को झेल करके अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को मैनेज करते रहे हैं और बहुत रेजिलियंस के साथ मैनेज करते रहे हैं, इसमें जो आज की डेट में परेशानी है वो मूल परेशानी है भावभूमि की, वैल्यू सिस्टम की। क्या हम इस वैल्यू सिस्टम को किसी तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि जो पिछले 200-300 वर्षों में अंग्रेजों के समय पर हुआ और उससे ज्यादा पिछले 60-70 वर्षों में हमारे अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में हुआ, उसमें ये भावभूमि कहीं गायब होती दिखी है, ये वैल्यू सिस्टम गायब होता हुआ दिखा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ये जो पिरामिडिकल सिस्टम है इसके ऊपर से नहीं, हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा, नॉट एट द टॉप, पिरामिड के नीचे से हमें शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बाल गंगाधर तिलक के डायलेमा की सुनाता हूं। उनके एक मित्र थे गोपाल गणेश आगरकर, आई थिंक 1890s का ये संदर्भ रहा होगा, और वो दोनों मित्र मिलकर के एक पेपर चलाते थे केसरी। किसी बात को लेकर के दोनों मित्रों में किसी बात को लेकर के विसम्मति हुई और वो दोनों अलग अलग हो गए। फिर तिलक साहब ने जो है एक महारत्ता नाम का पेपर और शुरू किया। अब उनमें विसम्मति किस बात को लेकर के, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये एनेक्डोट कह सकते हैं इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रश्न ये था, एक प्रपोजल आया फिक्सिंग मिनिमम एज, मैरिजेबल एज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो बहुत फनी बात यह है कि प्रपोजल था कि 11 वर्ष मिनिमम मैरिजेबल एज होनी चाहिए। बहुत कम है, इसका मायने यह था कि उस समय पर इससे भी कम एज पर बच्चियों की शादी हो जाती, शायद ऐसा कुछ रहा होगा, तभी ये सोचा गया होगा पहले 11 ईयर्स करते हैं फिर बाद में बढ़ाएंगे 14-16, ऐसा कुछ। गोपाल गणेश आगरकर इस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि भाई हमें इसको आगे ले जाना है मूवमेंट को, और बच्चियों को जो है पूरा मैच्योर होने के बाद इनके विवाह हो। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पर इसलिए नहीं कि वो उस रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो बहुत ज्यादा रिसर्च तो मेरे पास नहीं है, बट जो थोड़ी मोड़ी रिसर्च में समझ पाया हूं, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हम ये कर क्या रहे हैं, किसके हाथ में दे रहे हैं रिफॉर्म प्रोसेस। यदि कानून के माध्यम से रिफॉर्म हुआ तो ये कम्युनिटी में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रिफॉर्म हमेशा के लिए बैक बर्नर पे चला। यदि हमें किसी भी सेंस में सोशल रिफॉर्म प्रोसेस को जनरेट करना है तो वो हमें समाज के अंदर से, बॉटम से शुरू करना होगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी, केवल एक कानून पास करने से बात नहीं बनेगी। एक छोटी सी बात, मेरा ऐसा मानना है कि इस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपने इस ग्रास रूट लेवल के वैल्यू सिस्टम को रीजनरेट करना पड़ेगा। मैसिव सोशल मूवमेंट की आवश्यकता होगी इसके लिए। जो हमारे इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस थे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के, उन सबको रिवाइव करने के लिए ये संघर्ष ऊपर से नहीं होगा। ऊपर से यदि हमने कर भी दिया तो बहुत मुश्किल है कि इसको हम इसकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेप्टेंस लोअर लेवल पर होगी। हमने ये बहुत पिछले 200 वर्षों में देखा है कि कोई परेशानी है, एक लॉ बना दीजिए, और फिर वो लॉ कभी लागू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम जानते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट और सती एबॉलिशन वगैरह, ये तो 1820s के विंटेज के प्रपोजल्स थे जिनको हम अमेंड करते आए हैं और आज भी लॉज हमारे पास हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 विंटेज, तो इनसे सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। बाल विवाह आपको लगता हो खत्म हो गए हैं तो आप आखा तीज के दिन राजस्थान में जाकर के देखिए, जो राजस्थान से हैं वो इस बात को जानते होंगे, आज भी होते हैं। 1990s तक तो ये स्थिति थी कि नेता लोग और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स
उस छोटे से 2-3 साल 4 साल के बच्चों की शादियां होती थी, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए आया करते थे। एक कानून बनाना पड़ा कि भाई आप उसमें शामिल होंगे तो वो ये स्थिति है, क्योंकि हमने सामाजिक तौर पर उसके लिए न कभी संघर्ष किया, न उसकी समाज में उसकी एक्सेप्टेंस एवॉल्व हुई। वही स्थिति डाउरी की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है अभी कहने का। इसमें एक छोटी सी बात और थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात है। लॉ को हम जनरली 2 हिस्सों में देखते हैं, एक होता है लीड लॉ, एक होता है लैग लॉ। लीड लॉ वो होता है जो हम लॉ से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि इससे शायद जो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से समाज में सुधार लाना संभव होगा। लैग लॉ ऑब्वियसली प्रोसेस है कि भाई समाज आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज को हम कोडिफाई करते जाते हैं, वो लैग लॉ प्रोसेस होता है। तो आज तक की जो अब तक जो सोशियो लीगल रिसर्चेज हैं अवेलेबल, फॉर एग्जांपल मुझे रॉजर कॉटल का बहुत सारा काम याद आता है जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज ऑन द सब्जेक्ट वो यही कहती हैं कि लीगल इंस्ट्रूमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ब्लंट वेपन। तो यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमें इसका भारतीयकरण करने के लिए ऊपर से कोई कानून बना करके इंप्लीमेंट करना होगा, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। ऐसा ये संभव नहीं है, और ये अनुभव हम पिछले 200-300 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो कानून हमने खुद इंडिपेंडेंट इंडिया में भी जो कानून हमने बनाए सोशल रिफॉर्म के लिए, उनके लिए कभी सोसाइटल लेवल पर कोई एक्सेप्टेंस का माहौल ही तैयार नहीं हुआ। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस इंडियन ट्रेडिशन को ग्रासरूट लेवल पर संघर्ष करके रिवाइव करना होगा। दिस इज वन पॉइंट आई एम इसी मेकिंग। और इस विषय में बहुत ज्यादा तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, पर एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उनकी गीतांजलि का स्टैंजा 35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उन्होंने उस वक्त लिखा था कि कैसी स्वतंत्रता मेरे देश को चाहिए, वो मुझे हमेशा मेरे लिए एक स्वतंत्र भारत का एक ड्रीम सिचुएशन है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा। और बहुत मित्रों को ये याद भी होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां पर इस तरह की सोच होगी और हम ग्रासरूट लेवल पर इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे प्रश्न होंगे, पर यदि समय हुआ तो इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर पेशेंस। धन्यवाद प्रोफेसर अमरपाल जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न खड़े किए हैं इस बहुत ही प्रासंगिक विषय पे। और ये सच में ये हमारे ही क्रेडिट को जाता है, जैसे आपने कहा कि हम इस लीगल सिस्टम को अभी तक चलवा रहे हैं, ये हम ही ढो रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा समाज हमेशा से समाज केंद्रित रहा है। ये रूल्स और पॉलिसीज से चेंज नहीं होता। हम जब समाज चेंज करना चाहता है तो समाज चेंज कर भी देता है, और उसी रास्ते पे ये भी एक प्रयास है जो हम आज कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.